अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप लोग ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है सबको? और स्लाइड्स शो हो रही हैं आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, इट्स इम्पोर्टेंस, स्टेजेस क्या हैं इसके, जिसमें हमने प्री पैथोजेनेसिस का पैथोजेनिक स्टेज जो है वो हमने डिस्कस किया था। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, आप लोगों की दुआएं हैं। ठीक है, और हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो है आज हम फर्दर जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो कि हमने डिफाइन किया था कि टाइम पीरियड जहाँ से डिजीज़ जो है किसी पर्सन का एक्सपोजर होता है और जब तक उसके डिजीज़ हो नहीं जाती उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है। ठीक है जी, ये हमने कुछ इसके स्टेजेस वगैरह डिस्कस किए थे, जिसमें प्री पैथोजेनेसिस और पीरियड्स ऑफ पैथोजेनेसिस जो है हमने इसमें डिस्कस किया था। अगर तो पर्सन रिकवर हो जाएगा तो जो है वो ठीक, अगर नॉर्मली साइन सिम्टम्स जो है ट्रीटेड होंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हम करते किसी पेशेंट का, तो वो फिर उसमें या तो डिसेबिलिटी को लीड करेगा या फिर डेथ को लीड कर सकता है। ठीक है, ये कुछ हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड और नॉन इन्फेक्शियस पीरियड जो है हमने डिस्कस किया था। स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनिक फेज। ठीक है, फिर हमने प्रिवेंशन डिस्कस किया था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किया था, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है आते हैं। इस में जो है शो किया गया अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ नेचुरल जो डिजीज़ है। ठीक है जी, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी उसमें कौन किस किस स्टेप पे, उसके किस स्टेज पे जो है वो कौन किस लेवल पे हमें प्रिवेंशन करनी है, तो इसमें जो है वो प्रॉपर्ली जो है लेवल जो है वो शो किया गया। अगर आप देख सकते हैं कि प्री पैथोजेनेसिस का जो पीरियड है उसमें हमने प्राइमरी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, और उसमें हम जो इंटरवेंशन है उसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस है जिसमें डिजीज़ पीरियड आ जाता है, ठीक है जी, तो उसमें हम सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन जो है हम इसमें कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट को जो है फॉलो करते हैं, लेकिन टर्शियरी प्रिवेंशन है जो कि डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन को लीड करेगी। ठीक है जी, हेल्थ प्रमोशन हमने डिस्कस किया था, फिर हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ठीक है डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। Primordial prevention है, this is the prevention of the emergence of risk factors in countries or population group in which they have not yet appeared। ठीक है जी, इसमें हम जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम समझते हैं कि वो किसी डिजीज़ को लीड कर सकते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को जो है हमें उनसे प्रिवेंट करना है, उनको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है जी, बाई इंडिविजुअल एंड मैस एजुकेशन के थ्रू, यानी कि एक तो इंडिविजुअली हम काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा मैस एजुकेशन जो है जिसमें मीडिया वगैरह जो है उसके थ्रू जो है अवेयरनेस देते हैं, और रिस्क फैक्टर्स को जो है हम जो है उसको ट्रीट करते हैं। जी अब आ रही है आवाज़? ठीक है, इट addresses both health determinants rather than preventing personal exposure to risk factors, which is the goal of the primary prevention। ठीक है जी,
इसमें ब्रॉड हेल्थ डिटरमिनेंट्स वगैरह जो है उस पर हम ज़्यादातर हम उसमें फ़ोकस करते हैं, और इसमें जो इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होते हैं उन पे कम करते हैं। पर्सनल जो होते हैं उसकी बजाय जो ज़्यादातर हेल्थ डिटरमिनेंट्स होते हैं ब्रॉड ज़्यादा होते हैं, उन पे जो है हम जो है एजुकेशन करेंगे, जो ज़्यादा लोगों को जो है उसमें इन्वॉल्व करेगी। The outlying alcohol in certain countries areas would represent primordial prevention, whereas a campaign against drinking and would be an example of primary prevention. ठीक है जी। ओवरऑल अगर हम किसी एरिया में अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और हम चाहते हैं कि उस कम्युनिटी में जो है अल्कोहल को जो है उसकी कंजप्शन को कम किया जाए, तो मेन जो है हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अल्कोहल की प्रोडक्शन पे जो है उस पे जो है एक्शन लें और उसको प्रोड्यूस ही ना होने दें और उसको इस एरिया में सप्लाई ही ना होने दें। अगर सप्लाई ही नहीं होगी स्पेसिफिक एरिया में तो फिर लोग जो हैं वो कम यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस तरह जो है मेन जो है इसका जो है उसको हम प्राइमर्डियल प्रिवेंशन कह सकते हैं। लेकिन अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन के अगेंस्ट जो है यानी कि ड्रिंकिंग के अगेंस्ट अगर हम कोई कैंपेन चलाते हैं तो फिर वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि सिर्फ उस चीज़ को जिसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर्स है जो कि लीड कर सकते हैं डिजीज़ को, अगर हम उसको ही रिड्यूस कर दें, तो उसकी प्रोडक्शन को उसकी सप्लाई को ही कम कर दें, तो प्राइमर्डियल प्रिवेंशन हो सकती है। देन है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें हमने देखा मेन इसके दो यूनिट हैं, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट यानी कि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है जी, इसमें हम ज़्यादातर ये एक्शन लेते हैं कि ये ज़्यादातर जो है जो पैथोजेनिसिस जो पीरियड होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ का, उसमें ज़्यादातर हम इसमें इंटरवेंशन जो है अप्लाई करेंगे। जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल एक्शंस अंडरटेकन एट द स्टेज ऑफ अर्ली पैथोजेनेसिस सो एज टू halt द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स अर्लीस्ट स्टेज। ठीक है जी, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे और अर्ली उसको ट्रीट कर लेंगे तो हम डिजीज़ की को जो है वर्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको सिवियर होने से बचा सकते हैं। तो इसमें जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है फिर वो आएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्क्रीनिंग फॉर कैंसर या ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस एट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि कैंसर के कुछ स्टेजेस हैं, अगर वो फोर्थ स्टेज पे चला जाए तो उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, वो मेटास्टाइज कर जाता है। लेकिन अगर हम उसको स्टेज 1 स्टेज 2 पे अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं, अगर हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो उसको हम मेटास्टेसिस से भी प्रिवेंट कर लेते हैं और उसको हम रिकवर भी कर लेते हैं, क्योर भी कर लेते हैं। तो यही है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में यही है कि अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, देन है टर्शियरी प्रिवेंशन। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशंस डन इन द लेट पैथोजेनेसिस फेज। ये जो है टर्शियरी जो होगी वो लेट पैथोजेनेसिस फेज है उसमें की जाती है, जिसमें हम या तो पर्सन डिसेबल्ड होगा या क्रोनिक जो है डिजीज़ है उसमें लीड करेगा या फिर वो रिकवर हो जाएगा। अगर तो डिसेबल या क्रोनिक स्टेज में है तो फिर वो डेथ को भी लीड कर सकता है। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो टर्शियरी प्रिवेंशन होती है लेट पैथोजेनेसिस फेज में की जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़। ठीक है जी, minimize suffering caused by existing departures from good health and promote the patient's adjustment to irremediable conditions. ठीक है जी, इट कैन बी अटेंड बाय डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब इसमें हमने ऐसे तमाम मेजर्स करने होते हैं ताकि कोई भी पर्सन अगर किसी डिसेबिलिटी के साथ है या फिर वो इसमें आ जाता है क्रोनिक डिजीज़ में है या वो फॉर एग्जांपल हम उसमें सिम्प्टोमेटिक केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें टर्शियरी प्रिवेंशन में। दूसरे अलावा हमने उसकी एक्टिविटीज़ को हमने इस तरह से उसको करना है, अरेंज करना है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो उसको कम से कम फील हो। ठीक है, और उसकी जो पेशेंट जो है वो गुड हेल्थ की तरफ जो है वो उसको जो है कंसंट्रेट करे। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा है जी रिहैबिलिटेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है या फिर हैंडीकैप पर्सन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज एनी लॉस और अबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट जो है वो किसी भी किस्म का लॉस या अबनॉर्मलिटी हम कह सकते हैं जो कि साइकोलॉजिकली भी किसी पर्सन को इफेक्ट करेगा
उसको फिजियोलॉजिकली भी इफेक्ट करेगा, उसका फिजिकल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है जी। Impairment is a deviation from normal organ function. It may be visible or invisible. जिसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट जनरली सीक्स टू आइडेंटिफाई इम्पेयरमेंट्स वगैरह करने के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाते हैं। अगर तो कोई फिजिकली इम्पेयर है तो वो विजिबल होगी, अगर कोई साइकोलॉजिकल इम्पेयर है तो वो इनविजिबल होगी। ठीक है जी। अब डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी होना टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। अब हम अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वो प्रॉपर्ली जो है वो वॉक करेगा, प्रॉपर्ली कोई चीज़ लिफ्ट करेगा, मूवमेंट ROM कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि डिजीज़ की वजह से, किसी इम्पेयरमेंट की वजह से उसको अपना कोई भी बॉडी पार्ट जो है उसको मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहेंगे कि ये डिसेबल पर्सन है। ठीक है जी। अगर वो प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉपर्ली लिफ्टिंग नहीं कर पा रहा, कोई भी ऑर्गन उसका जो है इफेक्ट होगा तो हम कहते हैं कि ये डिसेबिलिटी में है। Then an impairment doesn't necessarily lead to a disability, for the impairment may be corrected. For example, I am wearing eyeglasses but don't perceive that any disability arises from my impaired vision. ठीक है जी। अब इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट जो है वो डिसेबिलिटी को लीड करे, इम्पेयरमेंट वैसे भी हो सकती है। ठीक है जी। अब कुछ कंडीशन में होगा कि डिसेबिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट को लीड कर सकती है डेफिनेटली, लेकिन इम्पेयरमेंट जो है ज़रूरी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को आई विजन जो है उसकी वीक है, उसको आई ग्लासेस जो है वो वेयर करता है कोई पर्सन, तो लेकिन वो उसको मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है। उसको ROM में कोई मसला नहीं आ रहा, वो प्रॉपर्ली चल सकता है, प्रॉपर्ली अपनी मूवमेंट्स वगैरह कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि इम्पेयरमेंट जो है वो डिसेबिलिटी कॉज नहीं कर रही इस कंडीशन में। ठीक है जी। A disability refers to the function of the individual rather than of an organ as with impairment. ठीक है जी। फंक्शन जो है अगर उसका कोई परफॉर्म नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये डिसेबल है, लेकिन अगर उसका ऑर्गन में अगर कोई इशू आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये उसमें इम्पेयरमेंट है। अब हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप इज डिफाइंड as a disadvantages for a given individual resulting from an impairment or a disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal depending on age, sex and social and cultural factors for that individual. हैंडीकैप हम ना नॉर्मली उस पर्सन को कह देते हैं जो कि डिसेबल होगा या इम्पेयरमेंट की वजह से होगा, और हम कह सकते हैं कि फ़लाँ पर्सन जो है अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से अपना फ़लाँ रोल जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो हम उसको फिर हैंडीकैप कहेंगे। ठीक है जी। हैंडीकैप कंसीडर द पर्सन पार्टिसिपेशन इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसकी भी पर्सनल पार्टिसिपेशन किस तरह की है, वो कर पाता है या नहीं कर पाता, तो उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ अ व्हील चेयर एक्सेस रैम्प एट वर्क, अ डिसेबल्ड पर्सन मे नॉट बी हैंडीकेप्ड इन कमिंग टू वर्क देयर। अगर वर्क प्लेस पे कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, और उसके लिए व्हील चेयर अवेलेबल है, और अगर वो व्हील चेयर पे आ रहा है तो हमने ये उसको फिर हैंडीकैप नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये नॉर्मली कंसीडर होगा क्योंकि वो अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है। अगर वो रोल अपने परफॉर्म नहीं कर पाता, अगर अपनी वो ड्यूटी पे नहीं जाता, ठीक है, और घर पे ही रहता है, बेड रिडन रहता है और अपने हर तरह की सोशल जो गैदरिंग है उसे अवॉइड करता है, तो हम उसको फिर हैंडीकैप पर्सन कहेंगे। ठीक है जी। देन आ जाता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। उसमें आप देख सकते हैं 4 तरह की डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप देखें, डिजीज़ है, एक्सीडेंट हुआ नंबर 1, इम्पेयरमेंट है, ठीक है जी, उसमें लॉस ऑफ फुट हो गया, ठीक है जी, डिसेबिलिटी है यानी कि कांट वॉक, ठीक है जी, हैंडीकैप है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका नंबर 1 पे ये है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, नंबर 2 पे ये है कि उसको इम्पेयरमेंट हुई, किस वजह से इम्पेयरमेंट हुई, तो क्या हुआ कि उसका लॉस ऑफ फुट जो है, उसका एक्सीडेंट में उसका फुट का जो है वो लॉस हो गया, लेकिन अब उसका ये तो ऑर्गन था, एक पार्ट था उसका, ठीक है जी, बॉडी पार्ट था, तो वो इम्पेयर हो गया, लेकिन इम्पेयरमेंट जो है वो फिर लीड कर रही है फर्दर डिसेबिलिटी को, यानी कि वो फुट ना होने की वजह से प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा पर्सन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिसेबल हो गया। अब डिसेबल है, अगर वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा और वो अपनी
जो जॉब है, जो अपनी वर्क प्लेस है, वहाँ पे नहीं जा पा रहा, तो हम उसको कहेंगे कि ये फिर हैंडीकैप पर्सन है। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि इसका सर्कल जो है उस तरह से चलेगा। फॉर इसमें आ जाते हैं डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में कुछ और चीज़ें आती हैं, वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से है। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन इंक्लूड्स ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स और इवन डेथ। ठीक है जी। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम तमाम ऐसी इंटरवेंशन करते हैं, तमाम मेजर्स वो अप्लाई करेंगे जो कि फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन से, उसकी इम्पेयरमेंट से, डिसेबिलिटी से और हैंडीकैप होने से उसको प्रिवेंट करेंगे और इवन डेथ से उसको प्रिवेंट करेंगे। यानी कि उसने डिसेबिलिटी लिमिटेशन ने ये करना है कि उसकी लाइफ को डिसेबिलिटी के साथ ही जो है नॉर्मलाइज करना है। ठीक है जी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई प्लास्टर कास्ट टू अ पेशेंट हु हैज सफर्ड कॉलिस फ्रैक्चर, we are actually trying to prevent complication and further disability like malunion और non-union। ठीक है, जब कोई किसी पर्सन का फ्रैक्चर हुआ है तो नॉर्मली हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर कास्ट वगैरह जो अप्लाई करते हैं ताकि जो उसकी फर्दर मूवमेंट और जो है उससे जो है प्रिवेंट कर सके। तो ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन में आ जाता है, यानी कि हम उसको डिसेबिलिटी के साथ ही उसकी लाइफ को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस तरह की इंटरवेंशन उसके लिए चूज़ की हैं। रिहैबिलिटेशन में क्या है जी? रिहैबिलिटेशन री से मतलब है रिस्टोर इनटू, एंड हैबिटेट का मतलब है द ओरिजिनल होम और इन्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, यानी कि हमने उस पर्सन को उसके ओरिजिनल होम और इन्वायरमेंट में उसकी हेल्थ को जो है रिस्टोर करना है, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहेंगे। ठीक है जी। द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ द मेडिकल, ठीक है जी, हम इसमें डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं साइंस की उसको उसकी हेल्प लेते हैं और उसमें हम डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशन जो है उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ द मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फंक्शनल एबिलिटी, हम उसमें तमाम जो है हेल्प आउट उसकी करेंगे, उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग करेंगे और फिर उसको जो है उसकी फंक्शनबिलिटी को जो है मेंटेन करने के लिए हम उसको दोबारा से जो है ट्रेन करते रहेंगे, रीट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड वोकेशनल वर्क एक्सेट्रा। ठीक है जी। इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है उसकी हेल्प लेंगे और उसमें अप्लाई करते हैं और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसके फंक्शन को। अब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जो कि हमने रिहैबिलिटेशन में देखने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन। अगर कोई पर्सन डिसेबल है या डिजीज़ है, उसकी वजह से उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको मेडिकल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है ताकि हम उसके फंक्शन को जो है रिस्टोर कर सकें, उसको नॉर्मलाइज करने की तरफ लेके जाएं। ठीक है। देन है जी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न आर लाइवलीहुड। ठीक है जी। देन है जी सोशल रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। अगर किसी पर्सन के फैमिली और सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हैं तो उसमें फिर हम उसकी सोशल रिहैबिलिटेशन करते हैं। और फिर साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है जिसमें हम रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस उसका जो है वो मेंटेन करने की कोशिश है। जो भी पर्सन डिजीज़ होगा, डिसेबल होगा, वो जो है लो सेल्फ स्टीम की तरफ जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा। तो हमने मेन इसमें इंटरवेंशन वो वाली करनी है जिससे हम उसकी पर्सनल डिग्निटी को और उसके कॉन्फिडेंस को जो है मेंटेन कर सकें। ठीक है जी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिहैबिलिटेशन की, जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले है जी एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड। ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कुछ ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो बड़ा अच्छा ही वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, तो ये उनके लिए फिर कुछ स्पेशल किस्म के स्कूल्स जो हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एनजीओज वगैरह जो है बनाती हैं, तो उसमें फिर उनकी हेल्प की जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एयर्स फॉर द क्रिपल्ड पर्सन एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी। ठीक है जी। लेप्रोसी में भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी वगैरह की जाती है इस डिजीज़ में। देन चेंज ऑफ प्रोफेशन फॉर अ मोर सुटेबल वन। ठीक है जी। इसके अलावा ऐसा पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल पर्सन है, वो पहले वॉक करके जो है प्रॉपर्ली कोई काम कर सकता था, यानी कि अपने ऑफिस में जाता था, वहाँ पे प्रॉपर्ली जो है उसका चलने फिरने का काम था, लेकिन अब उसने क्या हुआ, वो डिसेबल हो गया, अगर व्हील चेयर पे है तो फिर हम उसको कोई ऐसा काम देंगे जो वो बैठ के भी कर सकता है।
ठीक है जी। तो इस तरह फिर हम चेंज ऑफ प्रोफेशन फिर लेके आते हैं। जी, देन है जी नॉलेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हेल्प्स इन एडजस्टिंग लीड टाइम एंड लेंथ बायस। ठीक है जी, विच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर स्क्रीनिंग में। अभी ये एक नोट है कि इसमें ये बताया गया है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की जो नॉलेज होना वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर इंटरवेंशंस को और स्क्रीनिंग मेयर्स में हेल्प आउट करता है। तो हम जो है अर्ली डिजीज़ जो है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको हम अर्ली ट्रीट करेंगे। और पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ होंगे या रिहैबिलिटेशन के साथ आते हैं तो फिर हम उनको प्रॉपर्ली जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लीड टाइम बायस इन अ स्क्रीनिंग स्टडी। अच्छा जी, कोर्स ऑफ अ डिजीज़ एंड हाउ स्क्रीनिंग वर्क्स। ठीक है जी, किस तरह स्क्रीनिंग जो है वो वर्कआउट करेगी। सबसे पहले आप देखिए पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है, बिगन हो रही है, फिर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, डेथ या डिसेबिलिटी जो है फिर उसको वो लीड करती है। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो फिर जो है हम उसके सिम्टम अपीयर होने से पहले ही अगर हम उसको हम कर लेते हैं तो उसको हम अर्ली ट्रीट कर लेते हैं और फिर डेथ और डिसेबिलिटी से जो है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लीड टाइम बायस क्या है? लीड टाइम द टाइम बिटवीन डिटेक्शन बाय स्क्रीनिंग एंड सिम्टम्स डेवलपमेंट या डायग्नोसिस। ठीक है जी, ऐसा टाइम यानी कि प्री पैथोजेनेसिस फेज में अगर हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं और उसके सिम्टम डेवलप होने से पहले तो उस टाइम को हम कहेंगे कि ये लीड टाइम है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग ईयर्स ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम डेट ऑफ डायग्नोसिस, मूविंग द डेट ऑफ डायग्नोसिस अर्लियर मेक सर्वाइवल अपीयर लॉन्गर इवन इफ द ट्रीटमेंट इज इनफेक्टिव। ठीक है, अगर हमने किसी डिजीज़ का जो है कि सर्वाइवल रेट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम कहते हैं कि उसका डायग्नोसिस जो अर्लियर डायग्नोसिस जो टाइम है उसको हम नोट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसका सर्वाइवल टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गर अपीयर होगा। ठीक है जी, ये एक इसमें शो किया गया है ए में कुछ डाटा शो किया गया था और उसमें बताया गया कि बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ किस तरह से था 2000 में, 2005 में, 2010 में सर्वाइवल डेथ डायग्नोसिस। लीड टाइम है जो साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले का टाइम और पैथोजेनेसिस स्टेज का जो टाइम है उसके दरमियान। ठीक है जी, जिसमें सॉल्विंग लेट टाइम बाइस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें कंपेयर एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी बिटवीन स्क्रीन एंड नॉन स्क्रीन पर्सन के दरमियान जो है फिर हम स्पेसिफिक मोर्टेलिटी जो है उसको हम कंपेयर करते हैं। नॉट सर्वाइवल है काउंट फॉर द डेट ऑफ रैंडमाइजेशन के लिए फिर हम काउंट करते हैं। और ये कुछ प्रॉब्लम जो हैं इसमें लेट टाइम बाइस में आ सकते हैं। लेंथ टाइम बाइस क्या है? स्क्रीनिंग पिक्स अप प्रेवलेंट डिजीज। ठीक है जी, प्रेवलेंट इज इक्वल टू इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई उसको ड्यूरेशन से करेंगे। स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर्स हैव ग्रेटर ड्यूरेशन इन प्री सिम्टोमेटिक फेज में देयरफॉर ग्रेटर प्रेवलेंस। इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो प्रीवियसली जो प्रेजेंट डिजीज़ होती हैं उनको स्क्रीन आउट करता है जो लेंथ टाइम बाइस होता है। और क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि स्लोली ग्रो कर रही होती हैं इसलिए उनका जो प्रेवलेंस टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसको रहने दें आप, बस डेफिनेशन की हद तक याद कर लें कि लेट टाइम क्या है और लेंथ टाइम क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये है अवॉइडिंग लेंथ टाइम बायस। कंपेयर आउटकम वाया आरसीटी विद अ कंट्रोल ग्रुप एंड अ ग्रुप ऑफरिंग स्क्रीनिंग। काउंट ऑल आउटकम्स रिगार्डलेस ऑफ द मेथड ऑफ डिटेक्शन। ठीक है जी।
आरसीटी में जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो होते हैं हम दिए जाते हैं, इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक दूसरा स्क्रीनिंग ग्रुप होगा। इसके दरमियान उनके जो आउटकम है उसको हम कंपेयर करेंगे और फिर उसको हम डिटेक्ट करेंगे। ये जो है ज़्यादातर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिर इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्नोसिस में हम देखेंगे हाउ मच टाइम डू आई हैव डॉक्टर, यानी कि कितनी जो है इसकी प्रोग्नोसिस है, कितने अरसे तक जो है वो ठीक होगा। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं प्रोग्नोसिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिजीज एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर इन द फ्यूचर। ठीक है जी, इसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी डिज़ीज़ का, जो जो भी हम कोर्स लेते हैं उसमें हम प्रेडिक्शन करेंगे और उसको हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, आप लोग जो है एपिडेमियोलॉजी में आपने बायोस्टैट में भी पढ़ी होंगी प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक है जी, और फ्यूचर में उसके क्या चांसेस हैं, किस तरह से एक्सप्रेस होगी, वो सारा इसमें जो है हम प्रोग्नोसिस में लीड करेंगे। Prognosis predictions are based on defined groups of patients and the outcomes may be quite different from the individual patients. However, knowledge of the likely prognosis is helpful in determining the most useful treatment. Prognostic factors are characteristics associated with the outcome in patients with the disease in question. For example, for a patient with AMI, the prognosis is इस तरह से तो फिर हम प्रोग्नोसिस करते हैं और फिर हम उसमें देख लेते हैं कि उसके क्या आउटकम आएंगे फ्यूचर में, कितने परसेंट उसकी रिकवरी के चांसेस हैं, कितने किस तरह से उसकी जो है वो चांसेस वगैरह आएंगे, किस तरह से डिजीज़ रिकवर होगी। और इसमें एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो है वो एग्जांपल बताई गई है कि वो किस तरह से जो है उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो रिलेटेड होगी टू हार्ट मसल फंक्शन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब रेट्स कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस को डिस्क्राइब करने के लिए कॉमनली यूज रेट्स कौन कौन से हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहले 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि परसेंट ऑफ पेशेंट्स हु आर अलाइव 5 years आफ्टर ट्रीटमेंट बिगिनस और 5 years आफ्टर डायग्नोसिस। यानी कि 5 ईयर अगर हम किसी को कहते हैं कि उसका 5 ईयर सर्वाइवल है, इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है, अगर किसी पेशेंट का कोई डिज़ीज़ किसी को हुई है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट हुए का 5 ईयर जो है, और या फिर डायग्नोसिस के बाद के जो 5 साल है ना, उसकी प्रोग्नोसिस है कि 5 साल तक जो है पर्सन जो है वो अलाइव रहेगा। इसके अलावा केस फैटेलिटी है, जिसमें परसेंट ऑफ पेशेंट विद डिजीज़ वो डाई ऑफ इट, यानी कि कितने परसेंट पेशेंट हैं जो कि इस डिज़ीज़ की वजह से जिनकी डेथ हुई, उसको हम केस फैटेलिटी कहेंगे। देन डिजीज़ स्पेशली मोर्टेलिटी है, नंबर ऑफ़ पीपल पर 10,000 और 1 लाख पॉपुलेशन डाइंग ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। ठीक है जी, तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से कितने पर्सन जो हैं वो उनकी डेथ होती है। इसके अलावा रिस्पॉन्स देखते हैं हम, परसेंट ऑफ पेशेंट शोइंग सम एविडेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉलोइंग एन इंटरवेंशन। अब हम फॉर एग्जांपल कैंसर में हम कीमोथेरेपी करते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स अगर हमने देखना है तो हम देखेंगे कि कितने परसेंट, अगर 100 मरीज़ों को जो है वो कीमोथेरेपी की गई है तो उसमें से 50 रिस्पॉन्स करें या 80 रिस्पॉन्स करें, कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो कीमोथेरेपी की जो है इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, तो इसको फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। देन रीमियन है, परसेंट ऑफ पेशेंट्स एंटरिंग अ फेज इन विच डिजीज़ इज़ नो लॉन्गर डिटेक्टेबल। ठीक है जी, और कितने परसेंट पेशेंट जो हैं वो सेफ जोन में आ जाएंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि अब उनमें कोई भी डिजीज़ जो है वो डिटेक्टेबल नहीं है। और इसके बाद रिकरेंस हैं, परसेंट ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिटर्न ऑफ डिजीज़ आफ्टर डिजीज़ फ्री इंटरवल। ठीक है जी, फिर हम देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट पेशेंट्स हैं
जिनको जो है हम देखेंगे कि दोबारा से डिज़ीज़ जो है वो हो सकती है कुछ अरसे के बाद, 5 ईयर के बाद दोबारा हो गई, 10 ईयर के बाद दोबारा उसने जो है हो गई, तो फिर हम देखते हैं कि ये उसकी रीअकरेंस है। तो ये कुछ रेट्स हैं प्रोग्नोसिस के जो कि आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है जी। देन है जी एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जिसमें हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनेशनल मेयर्स। ठीक है, सबसे पहले इवैल्यूएशन है जी, इवैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन। अगर हम किसी भी कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं किसी कम्युनिटी में, कुछ पर्सनस में, पेशेंट्स में, तो उसके बारे में हमें जो है ये फीडबैक प्रोवाइड करेगी इवैल्यूएशन। दूसरा इवैल्यूएशन का मतलब होता है हेल्प टू डिटरमिन वेदर द प्रोग्राम इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है जी, आया कि फ़लाँ कम्युनिटी में, फ़लाँ पॉपुलेशन में अगर हम की कोई इंटरवेंशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है या ये जो इंटरवेंशन है वो उस कम्युनिटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है जी, तो इससे हमें जो है फिर फीडबैक मिलता है। उसके बाद है जी, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम्स विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट। ठीक है जी, फिर हम देखते हैं वैल्यूएशन से कि कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। अगर हम कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देन हम चेक करते हैं वेदर देयर आर एनी ऑन गोइंग कंसर्न्स दैट नीड टू बी रिजॉल्व एज द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, और फिर लास्ट पे 5 पे है इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग इंटरवेंशन मोडेलिटीज़। ठीक है जी, डिफरेंट अगर हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, कंट्रोल ग्रुप को हम डिफरेंट दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को, स्क्रीनिंग ग्रुप को हम डिफरेंट इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो फिर हम उन दोनों की जो इंटरवेंशन है उसको कंपेयर करने में फिर भी ये जो है हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी। चलें जी, ये तो था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें कुछ पूछना है? इस यूनिट में से किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।